फ्रेंड, ये हमारा आज जो हमारा पैट की क्लास स्टार्ट हो गई है। पैट की क्लास में जो हमारा पहला टॉपिक है, जो हम स्पेशल पैट करा रहे हैं, तो उसमें पहला आपका हिस्ट्री दे रखा है। तो हिस्ट्री से हमने स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि हमें बहुत कम समय में सारा सिलेबस करना है, तो हम ज़्यादा डीप किसी भी टॉपिक में जाएंगे नहीं। हमें एक नॉर्मल हिसाब से पढ़ना है, एक एग्जाम क्वालिफाई करने के हिसाब से। तो जो हमारा पैट में पूछा जाएगा उस हिसाब से हमने पूरा लिख के तैयार किया है। तो हमारा हिस्ट्री का पहला टॉपिक है, लेक्चर फर्स्ट है आज हमारा, स्पेशल पैट है हमारा। इसका टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, देखो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। विश्व कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है जिस स्थान की पहली बार खोज हुई वो क्या था? हड़प्पा था। इसकी खोज किसने की? सर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। इसे सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहाँ पे ये सभ्यता फली फूली, तो उसके पास जो नदी थी वो सिंधु नदी थी। सिंधु नदी के आसपास ये सभ्यता फली फूली है। दूसरा ये कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये सरस्वती नदी के समकालीन की सभ्यता थी। तो सरस्वती नदी के साक्ष्य है नहीं हमारे पास, लेकिन साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने प्रूफ किया है कि यह सरस्वती नदी निकलती थी अवशेषों के आधार पर। ठीक है, तो हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। देखो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास त्रिभुजाकार क्षेत्र में हुआ। त्रिभुजाकार क्षेत्र में कैसे? देखो ये जो नीचे वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता है नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता हमारे जो ऊपरी हिस्से में है, जो हमारा उसका जो सबसे पूर्वी जो पश्चिमी हिस्सा है वो कौन सा है? बलूचिस्तान। जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है दायमाबाद, महाराष्ट्र में। दायमाबाद कहाँ पड़ता है? आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये नर्मदा नदी के तट तक, नर्मदा नदी के मुहाने के तट तक है। नर्मदा नदी के मुहाने के तट तक फैला हुआ था। और जो सबसे पूर्वी है वो आपका आलमगीरपुर, आपके यूपी में। आलमगीरपुर आपके यूपी में ही जो इसका सबसे पूर्वी हिस्सा है। और जो सबसे उत्तरी हिस्सा है, देखो मैंने बनाया भी है, मैंने मैप भी बना दिया, उसके साथ साइड में आपको मैंने दिशा भी बना के दे दी कहाँ पे कौन सा है। मांडा सबसे उत्तरी में है, कौन सा? मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। ये जो स्थान है ना, याद होने चाहिए कहाँ पे उत्तरी हिस्सा कौन सा है, पश्चिमी हिस्सा कौन सा है, पूर्वी हिस्सा कौन सा है, दक्षिणी हिस्सा कौन सा है। ठीक है, देखो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें 1500 के आसपास कुछ स्थान है इनकी खोज हुई है, लेकिन हम सारे नहीं पढ़ने, मुश्किल से 10 या 12 स्थान देखेंगे। देखो मेन चीज़ ये, जब हम इसे देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसके बारे में हमें पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन आते हैं किस तरह की सभ्यता थी, कहाँ तक क्या 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 इसकी विशेषताएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली विशेषता क्या है? ये देखो, चलो हम लाइन बाई लाइन देखते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते चलते हैं। 1921 ईस्वी में सर दयाराम साहनी, देखो सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली बार जानकारी मिलती है वो हमें 1853 में मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली बार जानकारी मिली वो हमें 1853 में मिलती है। वो जो हमें जानकारी दी थी वो कनिंघम थे, अलग ब्रिटिश एक अधिकारी थे हमारे, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो उन्होंने पहली बार एक सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी देते हैं 1853 ईस्वी में। लेकिन जब उन्होंने इसकी जानकारी दी तो इसके बारे में अच्छे साक्ष्य नहीं मिल पाए, ना ही इसकी ओर ज़्यादा ध्यान दिया गया। लेकिन जब पहली बार विश्व स्तर पर इसकी जानकारी आई, पहली बार विश्व स्तर पर इसकी जानकारी कब आई? सन 1921 में सर दयाराम साहनी ने पहली बार विश्व स्तर पर इसके बारे में बताया कोई सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है। वो बात मेन चीज़ ये किसके अंतर नेतृत्व में कार्य कर रहे थे? सर जॉन मार्शल के। देखो क्वेश्चन किस तरह बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में। किसने की? सर दयाराम साहनी में। सर दयाराम साहनी किसके नेतृत्व में कार्य कर रहे थे? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में कार्य कर रहे थे। ठीक है, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है ये कितने में फैला हुआ था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। अगला है आपका, देखो इसके जो काल निर्धारण है, बहुत सारी डेट है इसकी। ठीक है, बहुत सारी डेट है। बात ये आती है कि इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। तो एक है हमारे जीरो, हमें ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? एक जीरो डेट मानी गई है। जो जीरो डेट है वो क्या है? ईसा मसीह का जन्म माना गया है। जो जीरो डेट है वो ईसा मसीह का जन्म माना गया है। उससे पहले का जो काल है उसे ईसा पूर्व बोल दिया गया, और उसके बाद का काल ईसवी बोल दिया गया। और उस जीरो से 2500 साल पहले एक कोई सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, ऐसा बोला जाता है। अब बात यह है कि आप हमें उस बारे में जानकारी कैसे मिलती है कि ये चीज़ इतनी पुरानी है? तो एक पद्धति है रेडियो कार्बन पद्धति, ठीक है, रेडियो कार्बन 14 या C14 पद्धति द्वारा। ठीक है, इस पद्धति द्वारा क्या है, किसी भी सभ्यता, किसी भी चीज़ का एक ये अनुमान लगाया जाता है कि ये चीज़ कितनी पुरानी है।
ठीक है, बस आपको ये याद रहना चाहिए किसके द्वारा, रेडियो कार्बन 14 या C14 द्वारा। ठीक है, इसके बारे में रिसर्च मत करो ज़्यादा, केवल उतना पढ़ो जितना जरूरी है, फालतू का मत पढ़ो, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, रिसर्च तो नहीं करनी ना किसी को। कोई ऐसा है जो रिसर्च करने वाला हो, कोई ऐसा होगा जिसे रिसर्च करनी हो, तो भैया पहले इस हिस्ट्री में BA करो, फिर MA करो, MA करने के बाद फिर इस पर PhD करो। ठीक है, तब आपको इसके बारे में रिसर्च करने की आपको अथॉरिटी मिल जाएगी। तो अपने कोई नोट्स बनाओ और दो, उसे फिर हम लोग फिर बैठ के पढ़ें, क्योंकि मुझे रिसर्च नहीं करनी, मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है। और मेरा मानना भी यही, आप सब लोगों को भी एग्जाम क्वालिफाई करना है। और एग्जाम क्वालिफाई करने के हिसाब से हमारा जो ये डाटा है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट। ठीक है, तो आगे क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। सिंधु, ये बहुत ज़्यादा आता है भाई साहब, एक एक जो लाइन लिखी हुई है ना यहाँ पे, एक एक जो लाइन लिखी हुई है, एक एक क्वेश्चन, हर लाइन में 2-2 3-3 क्वेश्चन बनते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, उत्खनन, खुदाई। ठीक है, खुदाई के बाद तो जब खुदाई की वहाँ पे, तभी तो जानकारी मिली कि यहाँ पे कोई सभ्यता थी, उससे पहले तो नहीं मिलती। ऐसा तो है नहीं कोई और वहाँ की किसी और चीज़ से पता चलता है कि हाँ भाई ये सभ्यता थी। खुदाई इसका जो सबसे मुख्य स्रोत है, खुदाई है। ठीक है, एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ, यहाँ की जो लिपि थी, लिपि मैं लिख देता हूँ। लिपि क्या है इसकी, चित्रात्मक। ठीक है, इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि है, जिसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। एक चित्रात्मक लिपि का मतलब क्या है, अर्थ अगर हम किसी तरह समझें तो उस हम जो समझने के तरीके से देख सकते हैं, और जो है भी उस लिपि में क्या, पूरा एक लिपि है जो एक साइन बोर्ड हमें मिलते हैं कई जगह से, उस पर पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। और उन चित्र के हिसाब से क्या है कि वो चीज़ बताई गई है कि इसका क्या अर्थ होगा, लेकिन हमें नहीं पता है। एक बार एक व्यक्ति थे महादेवन, उन्होंने इसे पढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो भी इसे नहीं पढ़ पाए, आज तक इसे नहीं पढ़ा जा सका है। ठीक है, तो इसकी जो लिपि है चित्रात्मक या क्रीड़ाक्षर ये बोला जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये समाज किस तरह का है। देखो, आज के समाज से बहुत ज़्यादा सुदृढ़ समाज। ठीक है, सोचो आज से 2500 ईसा पूर्व पहले एक ऐसा समाज जो मात्र सत्तात्मक समाज था। इस समाज की सबसे मुख्य विशेषता क्या है, ये समाज कैसा है, मात्र सत्तात्मक समाज। परिवार की जो मुखिया होगी कौन होगी, महिला होगी। लेकिन अगर महिला परिवार की मुखिया है तो ऐसा नहीं था इसमें कि पुरुषों की स्थिति डाउन थी, पुरुषों की स्थिति बराबर की थी। लेकिन अगर बात आ जाए डिसीजन किसके चलते, तो दोनों लोग आपस में डिस्कशन करते, उसके बाद एक कोई जैसा आज भी होता है घरों में। लेकिन आज क्या है, अगर पिता ने बोल दिया तो वो चीज़ें ज़्यादा प्रभावी होती है महिला के अकॉर्डिंग, महिलाओं को कम बोलने की परमिशन रहती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, समाज में बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं। तो वही चीज़ें क्या है, इसमें क्या था, इसकी विशेषता क्या है, ये समाज मात्र सत्तात्मक समाज था। कैसा समाज है, मात्र सत्तात्मक समाज, इसकी विशेषता है। दूसरा क्या है, इस समाज में कोई भी राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चन आ जाएगा साफ साफ आपसे, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या राजनीतिक व्यवस्था थी, क्या वहां पे राजा की व्यवस्था थी, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी तरह की भी राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, क्योंकि वहां के जो सिक्के मिले हैं, वहां से जो सिक्के मिले हैं, किसी भी केंद्रीय सत्ता का उस पर चिन्ह नहीं है, किसी भी केंद्रीय सत्ता के उस पर चिन्ह नहीं किए गए। तो इस आधार पर कहा जा सकता है जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां पर कोई भी राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, समाज में जातीय व्यवस्था नहीं थी। बिल्कुल सही है। आगे क्या है, इसमें समाज में जातीय व्यवस्था नहीं थी। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ इस टॉपिक पे, बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि आज से 2500 ईसा पूर्व एक ऐसा समाज था जिसमें जातीय व्यवस्था नहीं थी, तो कितना अच्छा समाज होगा, हर व्यक्ति की एक बराबर की स्थिति। और आज समाज पूरा बटा हुआ है जाति व्यवस्था में। ठीक है, पूरा समाज। और अब तो फिर बहुत सही होता जा रहा है। मैं तो जब आज से आप 50 साल पहले की सोचो जब क्या हाल था समाज का, और आज तो फिर भी बहुत चीज़ें सही हो रही हैं कहीं तक। तो एक ऐसा समाज था आज से 2500 ईसा पूर्व पहले जहाँ पर जाति व्यवस्था नहीं थी। हाँ, लेकिन समाज में जाति व्यवस्था नहीं थी, लेकिन समाज समतामूलक नहीं था। अर्थात अर्थ क्या है इसका, समतामूलक नहीं था कि समाज में जाति व्यवस्था नहीं है, ठीक है, कोई भी जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन समाज फिर भी समतामूलक नहीं। कि कैसे, समाज जो था गरीबी व अमीरी में बटा हुआ था। गरीब व्यक्ति क्या थे, ऊंचे स्थान पर रहा करते थे, जो अमीर व्यक्ति थे वो नीचे स्थान पर रहा करते थे। जो अमीर व्यक्ति रहा करते थे वो दुर्ग में रहा करते थे, ऊंचा स्थान हुआ करता था, और जो गरीब व्यक्ति होते थे वो निचले स्थान पर
ठीक है, वो आज भी आप देख सकते हो, अगर आप कहीं से निकलो, किसी हाईवे किनारे से निकलो, किसी बड़े शहर से निकलो, तो आज वो चीज़ें आज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। कुछ स्लैम की जो बस्तियाँ होती हैं वो एक तरफ होती हैं, बहुत ज़्यादा घनी होती हैं, तो वो चीज़ें उस टाइम भी थी। अगला क्या है, ये जो समाज था शहरी मापदंडों पर आधारित था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि इससे अगला जो समाज है, जो अगला जो हम टॉपिक है हमारा आर्य समाज, वैदिक सभ्यता, वो क्या है ग्रामीण सभ्यता। ये क्या है शहरी सभ्यता, शहरी मापदंडों पर आधारित थी ये सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी मापदंडों पर आधारित थी, ठीक है, शहरी मापदंडों पर। जो भी यहाँ की व्यवस्था है शहरी मापदंड। इनका मुख्य कार्य क्या था, व्यापारी। ये लोग जो है ना व्यापारी हैं। देखो ना तो आपके युद्ध करते, सिंधु घाटी सभ्यता कोई भी लोग युद्ध नहीं करते, कोई भी इस तरह के साक्ष्य नहीं मिले कि ये लोग युद्ध करते थे। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार। किस चीज का व्यापार करते थे, अभी हमारे आगे मिल जाएगा, वैसे मैं आपको अभी बता देता हूँ। कपास का व्यापार करते थे, मुख्य व्यापार था इनका कपास का। और पहली बार जो कपास उगाई थी वो यही लोग थे, कपास को उगाने वाले यही लोग थे पहली बार। कपास को सिंडन भी कहा जाता है, ठीक है, सिंडन भी कहा जाता है, ठीक है। आगे आगे से आता है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जल्दी, मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं खींचूंगा, मैं कोशिश करूंगा 25 से 30 मिनट में क्लास पूरी कंप्लीट हो जाए। अगला है शहरी माप, अगला क्या है, स्वच्छता इनकी प्राथमिकता थी। वह सभी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। हाँ जी, सिंधु घाटी सभ्यता की पहली पहचान स्वच्छता। सारी नलियाँ, जो जितनी आज नालियाँ होती हैं, वो सारी नालियाँ घर के पीछे की ओर से निकलती थी, आगे की ओर से नहीं निकलती थी। पहली बात तो जो घर बनाए जाते थे वो सारे 90 डिग्री, मतलब जितनी भी नालियाँ जो गलियाँ थी 90 डिग्री पे थी, ऐसे नहीं टेढ़े वेढ़े कुछ भी, नागिन से कुछ नहीं होता था, सब एक लाइन में बनेंगे। दूसरा ये कि स्वच्छता इनकी प्राथमिकता थी। जो नालियाँ हुआ करती घर के पीछे से निकला करती थी और वो ढकी भी हुआ करती थी, ये इनकी प्राथमिकता थी। आगे क्या है इनका ये जो समाज था सर्वहारी समाज था। समाज कैसा है, सर्वहारी है, सर्वहारी। और मुख्य व्यवसाय अगर मैं ये देख दूँ, मुख्य व्यवसाय क्या है, मैंने बताया अभी क्या है बताओ, व्यापार। व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय था, ठीक है। आपसी व्यापार में वस्तु विनिमय, जो लोग, ये जो लोग थे जो आपसी व्यापार, जो इनका एक शहर टाइप का जो भी बसे होते थे, उसमें क्या था कि जब लोग आपसी एक दूसरे मतलब एक दूसरे कुछ चीज़ खरीदते थे, दुकान से कुछ चीज़ खरीदते थे, तो क्या करते, वस्तु विनिमय, एक वस्तु दी दूसरी वस्तु ले ली। जो आज भी गाँव में आपने देखी हुई, गाँव में बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये चीज़ें, आज भी है। क्या करते हैं छोटे छोटे बच्चे, जब उसे सुबह के टाइम कुछ खाना होता है चाय वाय के साथ, क्या करेगा, घर से अगर पैसे नहीं मिले, अपनी शर्ट उठाएगा, शर्ट में गेहूँ रखे और चल देगा दुकान पे। वो गेहूँ रखता है अपनी झोली में और दुकान पे चला जाएगा, वहाँ से कुछ ले आएगा। उसे क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय पद्धति, वाटर व्यवस्था। और बात आती है जब ये विदेशी व्यापार करते थे, जब भारी व्यक्ति से व्यापार करते थे, तो सैल खड़ी के सिक्कों का प्रयोग करते थे। किसका, सैल खड़ी के सिक्कों का प्रयोग क्या करते थे। ये लोग प्रकृति पूजक थे, प्रकृति पूजक हैं। दूसरा, पशुपतिनाथ की पूजा करते हैं, इसके साक्ष्य इनके सिक्कों पे से मिले हैं। और धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। और ये किस किस की पूजा करते हैं, ये अगर पूजा में देखा जाए, अभी मैं आपको बता दूंगा आगे, ठीक है। मैं पूरा अगली स्लाइड लेकर आते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं क्या 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 नहीं। हाँ जी, आगे देखते हैं आगे क्या है इसके बारे में। इसके जो फेमस दो व्यापारिक केंद्र थे। देखो ऐसा नहीं है हर जगह, मतलब हर देश में जाकर व्यापार करते थे। इनके जो व्यापारिक केंद्र थे कौन कौन से थे, दिलमुन व माकन, ठीक है। जब ये मेसोपोटामिया व्यापार करने के लिए जाते थे, तो वहाँ से दिलमुन व माकन होते हुए जाया करते थे। किस चीज़ का व्यापार किया करते थे, कपास का। कपास की वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, सेंडन बोला जाता था, ठीक है। अगला क्या है, अर्थव्यवस्था जो थी इनकी मापतोल के आदर्श मापदंडों पर आधारित थी। इनकी अर्थव्यवस्था के आदर्श मापदंडों पर, जो कि आज भी चलती है। आज भी आप एक यूनिट है ना आपके पास, अगर 1 किलो कुछ लेने जा रहे हो तो आपको पता है 1 किलो का वाट है, 1 किलो का वाट है मार्केट में। इसी तरह से इनके पास क्या था, इनके पास भी आदर्श मापदंड थे। जो इनकी इकाई थी, अगर इकाई की बात की जाए, 16 अनुपात में थी, 16 अनुपात में, ठीक है। अब ये मत सोचना 16 अनुपात क्या है, बस याद कर लो, रट लो 16 अनुपात, ज़्यादा मत दिमाग लगाना कि 16 अनुपात क्या है क्या नहीं है। अगला क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों तथा घरों का जो विन्यास था ग्रिड पद्धति के आधार पर था, ठीक है। नगरों और घरों का विन्यास ग्रिड पद्धति के आधार पर। अगला क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भाई साहब इंपॉर्टेंट है, लोहे से परिचित थे। वो सोने से परिचित हैं, चांदी से परिचित है, तांबे से परिचित है, लेकिन किससे परिचित नहीं थे, लोहे से। इसलिए ये भी कहा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से भी परिचित नहीं थे, क्योंकि तलवार से होती तो युद्ध करते, ना तो उनके पास तलवार थी, इसलिए ये युद्ध नहीं किया करते थे। अगला देखिए, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में, इन्हें मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता क्या बोला गया, महलुआ। क्या बोला गया, महलुआ। देखो शिव पूजा व वृक्ष पूजा, शिव पूजा और वृक्ष पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। शिव पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, वृक्ष पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, लिंग पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, योनि पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है।
इन सब के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, पर वैसे अगर पूछा जाए कोई भी आज तक किसी भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, यह लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यह लोग काले मिट्टी के डिजाइन किए काले रंग के डिजाइन किए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जिन्हें चित्रित घूसर मृतभांड कहा जाता था। ध्यान रखना इस बात को, चित्रित घूसर मृतभांड कहा जाता था। ठीक है, अब हम इसके हमने जो देखना था ओवरऑल वो देख लिया। अब इनके प्रसिद्ध स्थल देख लेते हैं कुछ। पहला है हड़प्पा। हड़प्पा क्या है? पहला स्थल है जिसको खोजा गया। तो क्या हुआ? पहली बात तो ये भौतिक राजधानी होगा। किसने खोजा? सर दयाराम साहनी ने खोजा। कब खोजा? 1921 में खोजा। है कहाँ वर्तमान में? अगर ये पूछ लिया है वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में आपके पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में पड़ता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में पड़ता है। किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। वहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिले? इक्का गाड़ी या बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, मजदूरों के आवास के साक्ष्य मिले हैं, 837 कब्रों के साक्ष्य मिले हैं, पृथ्वी माता की छोटी मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं, शिव लोगों के साक्ष्य मिले हैं, और भी मिले हैं। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हमने देख लिए। आगे क्या है? मोहनजोदड़ो खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने की। देखो दो स्थान जो है ना ये आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट है, सीरियस मैं आपको बता रहा हूँ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें पढ़ लेना अच्छे से, आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, इस और देखिए मोहनजोदड़ो क्या है, इसकी खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने की इसकी खोज। यहाँ इसे जो मोहनजोदड़ो है इसे क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किसे बोला जाता है? मोहनजोदड़ो को। इसे ये क्या है? देखो अगर हड़प्पा देखें भौतिक राजधानी, मोहनजोदड़ो देखें आध्यात्मिक राजधानी। ठीक है, आध्यात्मिक राजधानी। साक्ष्य क्या क्या मिले यहाँ से? स्नानागार के साक्ष्य मिले, मातृ देवी की मूर्ति के साक्ष्य मिले, कांसे के नृत्य के साक्ष्य मिले, अन्नागार के साक्ष्य मिले, कॉलेज एक मातृ स्थल है जहाँ से कॉलेज के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, स्वास्तिक देखा ना, ये जो चिन्ह बना रखा है, जो बना देते हैं इस तरह से, पहली बार साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। पता भी नहीं होगा बहुत से लोगों को, पहली बार ही पता चल रहा होगा। स्वास्तिक के साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं? मोहनजोदड़ो से। नदी कहाँ, किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के साक्ष्य, सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है, और भी बहुत साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट देख रहे हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं जा सकते हम डीप। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या है आगे की ओर। हाँ जी, आगे देखते हैं आगे क्या है आपका। रोपड़ किसने खोज किसने की? वाई.डी. शर्मा ने। हम कहते हैं केवल इंपॉर्टेंट स्थान देख रहे हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ये मत कहना कि आपने 10वीं कराए तो बहुत ज़्यादा, आप अगर आपको लग रहा है कुछ। हाँ जी, हम क्या देख रहे हैं? केवल हम वही स्थान देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट स्थान है। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा देखना, तो हमारी एक स्पेशल क्लास चल रही है जो हमारे इसी चैनल पे स्पेशल क्लास रहेंगी अलग। ये हमें स्पेशल पैट के हिसाब दे रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट देख रहे हैं यहाँ पे। आप ये मत कहना कि आपने ये क्यों छोड़ा यहाँ पे इतना। ठीक है, कि हमारे पास कम टाइम है, केवल जरूरत का पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या है? रोपड़ की खोज किसने की? वाई.डी. शर्मा ने। यहाँ से कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। एक मात्र स्थल है जहाँ से कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले, जिससे क्या सिद्ध होता है कि ये लोग क्या मानते थे? मृत्यु के बाद जीवन है, मृत्यु के बाद जीवन है, ये लोग विश्वास करते थे। किस नदी के तट पर है? सतलज नदी के तट पर। अगला स्थान हमारा क्या है? कालीबंगा की खोज किसने की? अमरानंद घोष ने की। कालीबंगा की खोज किसने? अमरानंद घोष। सभ्यता की जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी तीसरी राजधानी कहा जाता है किसे? कालीबंगा को। किस नदी के तट पर? घग्गर नदी के तट पर। और साक्ष्य किसके मिले? चूड़ी के उद्योग के, जुते हुए खेत के, अग्निवेदिकाओं के, भूकंप के साक्ष्य, जल एकमात्र स्थल कौन सा? कालीबंगा, जहां पर जल निष्कासन प्रणाली नहीं थी। कौन सा स्थल है आपका? कालीबंगा। ठीक है, अगला है हमारा स्थल धोलावीरा। खोज जेपी जोशी ने की। वर्तमान में कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। एकमात्र स्थल ऐसा है जो, एकमात्र शहर ऐसा जो 3 भागों में बटा हुआ था, और अधिकतर वो सारे जितने भी शहर हैं सब 2 भागों में बटे हुए थे। एक धोलावीरा है, वो 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, अगला स्तर है लोथल क्या है? पहली बात तो ध्यान रखो, बंदरगाह था। इसकी खोज की थी एस.आर. राव ने की थी। किस नदी के तट पर है? भोगना नदी के तट पर। सभ्यता का एकमात्र स्थल ऐसा जो 6 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, 3 भागों में कौन सा? आपका धोलावीरा। 6 भागों में बटा हुआ कौन सा? लोथल क्या है? बंदरगाह है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। किस नदी के तट? भोगना नदी के तट पर। ठीक है, अगला स्थान राखीगढ़ी की खोज किसने की? सूरजभान ने की। भारत में सभ्यता का देखो राखीगढ़ी, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। अगर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो। पूरी सभ्यता में कौन सा? मोहनजोदड़ो। अगर भारत में पूछा जाए तो राखीगढ़ी। ठीक है, 2018 में अभी करंट में रहा था, 2018 में यहाँ से नरकंकाल मिले थे, इसलिए थोड़ा करंट में रहा है तो ध्यान रखना, थोड़ा अच्छे से देख लेना। अगला स्थान है हमारा चनुदड़ो।
चनुदड़ो एकमात्र स्थल जहाँ से कुत्ते व बिल्ली के पंजों के साक्ष्य मिले हैं। मन के बनाने वाले, मन के क्या होते हैं, जो मोती वाली माला होती है, उनके कारखाने मिले हैं। दूसरा सौंदर्य प्रसाधन, क्रीम पाउडर जो लड़कियाँ यूज करती थी, क्रीम पाउडर, नेल पेंट्स, इन सब के साक्ष्य मिले हैं सौंदर्य प्रसाधन। अगला हमारा स्थान है बनावली। किसने खोज की? RS बिष्ट ने की। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने मिले हैं, हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने वाले हैं मिले हैं, जिससे ये सिद्ध होता है मतलब कि ये लोग कृषि क्या करते थे, क्योंकि खिलौने वही बनाए जाते हैं जो एक बड़े रूप में समाज में विद्यमान हो, जो समाज में हो। इसका मतलब समाज में हल था, उसके द्वारा ये लोग कृषि क्या करते थे, उसका इन्होंने मिट्टी के छोटे खिलौने बनाए थे जिससे बच्चे खेला करते थे। ठीक है, अगला क्या है? सूरकोटड़ा। सूरकोटड़ा एकमात्र स्थल, सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े के अवशेषों के साक्ष्य मिले हैं। कौन सा स्थल है? सूरकोटड़ा। अब बात आती है, हमने कुछ स्थान देख लिए, इंपोर्टेंट स्थान थे कुछ। अब बात आती है, जब इतनी अच्छी खासी सभ्यता इतनी अच्छी थी, सब कुछ ठीक ठाक था, तो इसका पतन कैसे हुआ? तो इसके पतन के ना कई सारे कारण दिए जाते हैं। कोई भी एक कारण ऐसा नहीं है कि इससे आप ये कह सकते हो कि हाँ ये हुआ होगा। पहला कहा जाता है महामारी। हो सकता है महामारी से खत्म हो गई हो, क्योंकि अभी आपने कोरोना वाले पीरियड में देखा कि महामारी इतनी ज़्यादा फैली, तो एक बार ये लगने लगा कि हो सकता है अब ये जो समाज चल रहा है, ये जो टाइम चल रहा है, कि ये एक इतिहास बनकर रह जाएगा, ऐसा लगने लगा था एक दौरान। लेकिन वो आज उन लोगों ने, जैसे डॉक्टर रहे, सफाई कर्मचारी रहे, इन लोगों ने एक बहुत बड़ा योगदान देकर समाज को बहुत अच्छे से बचाया, बहुत अच्छे से बचाया। ठीक है, तो कह सकते हैं हो उस दौरान, क्योंकि समाज में, इस समाज में चिकित्सक नहीं थे, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के कहीं साक्ष्य नहीं मिलते, तो हो सकता है कोई महामारी फैली होगी जिसकी कोई इलाज नहीं था, तो महामारी के दौरान फैलने के कारण ये सभ्यता खत्म हो गई होगी। दूसरा क्या है? बाढ़ आ गई होगी, कह सकते हैं बाढ़, क्योंकि नदियाँ थी बहुत सारी, तो बाढ़ आई होगी, उससे वो खत्म हो सकते हैं। एक सबसे जो फेमस कहा जाता है, आर्यों का आगमन। ये मैक्स मूलर, इतिहासकार है मैक्स मूलर, उनका स्टेटमेंट है कि आर्यों के आगमन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। तो आपसे यहाँ से खत्म होने के कारण, पतन के कारण कम ही पूछेंगे, बहुत कम, रेयर एंड रेयर केस में यहाँ से कोई क्वेश्चन उठता है, अदरवाइज क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और जो मैंने पीछे करा दिया वहाँ से आते हैं। तो ये आपका पूरा क्या एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अगला टॉपिक आपको वैदिक सभ्यता, इस क्लास के बाद तुरंत ही मिल जाएगा। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी लोग आपके भाई बहन फ्रेंड, जो भी लोग पैट की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के पास ये क्लास जरूर सेंड करें, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।